जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत जो हमारा चल रहा था। विश्व भूगोल में हमने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है, सन के बारे में पढ़ लिया था और अर्थ का एक वीडियो बनाया था। इसके बाद दोस्तों आज हमारा चौथा वीडियो है विश्व भूगोल या वर्ल्ड जियोग्राफी का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों बड़ी शानदार चीज़ होती है अक्षांश और देशांतर रेखा, क्योंकि जियोग्राफी का जो भी मैटर हो, वर्ल्ड जियोग्राफी हो, इंडियन जियोग्राफी हो या फिर आप मध्य प्रदेश की जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो, तो इन चीज़ों से क्या एक बेसिक आधार आपका बनता है। इन चीज़ों से ही सारा का सारा जो जियोग्राफी का मैटर होता है वो चीज़ें क्लियर होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को हम क्लियर करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं यानी दोस्तों सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाएंगे, या ग्लोब यानी कि पृथ्वी जिस तरीके की होती है, तो पृथ्वी आपको पता है किस टाइप की होती है। ऐसे दीर्घ वृत्ताकार है पृथ्वी, तो सीधा सा हम एक गोला बना लेंगे या गोल एक आकृति बना लेंगे पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है। फिर दूसरी बात हमें दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि दिशाएं क्या होती हैं। तो दिशाएं दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम दिशा कौन सी है, तो सबसे पहली दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, यानी प्रथम दिशा उत्तर होती है। और उत्तर के जस्ट विपरीत जो दिशा मानी जाती है उसको कहा जाता है कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरफ पूर्व दिशा होती है, इसको आप पूर्व दिशा कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा कहेंगे। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो इस तरीके से मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ये ग्लोब है या पृथ्वी है। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम एक गोल आकृति बना के, जैसे आपने कभी ग्लोब देखा होगा या फिर कोई गोल आकृति देखी होगी, तो उसी टाइप से हमारी पृथ्वी है। कैसी है भाई, दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ एक गोल आकृति के माध्यम से ही उसको क्लियर करेंगे। तो ऐसे करके पृथ्वी क्या है, एक गोल है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। नीचे की तरफ दक्षिण होती है, इधर की दिशा पूर्व होती है और इधर की दिशा पश्चिम होती है। ये रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिशाओं का कलेक्शन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोग्राफी में हम किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन पढ़ते हैं, भौगोलिक चीज़ें पढ़ते हैं, जिनमें इनका आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो रेखा है, ऊपर की तरफ जो दिशा होती है उसको उत्तर दिशा कहेंगे। नीचे की कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। हम पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अक्षांश या देशांतर रेखाएं जो हम खींचते हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ काल्पनिक होती हैं। इसी पृथ्वी पर कोई भी रेखाएं नहीं है, सिर्फ इनकी कल्पना की गई है। क्योंकि जो भूगोलविद होते हैं या भूगोल विशेषज्ञ जो होते हैं, इन्होंने सुविलियत के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए इन सब चीज़ों को एक काल्पनिक तौर पर माना है। यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं काल्पनिक हैं। भाई कैसी रेखा है, तो देखिए हम अपनी इच्छा से पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। कहाँ पर खींचेंगे, पृथ्वी के बीचों बीच खींचेंगे, या पृथ्वी को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच हमें यहाँ इस तरफ से एक रेखा खींचना है। ये पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा हो गई। अब पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा है तो भाई पृथ्वी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भू। बीच की रेखा है तो मध्य, और रेखा खींची है तो क्या कह देंगे, रेखा। यानी इस रेखा को हम कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। और दोस्तों भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। इसे ही भूमध्य रेखा कहेंगे और इसे ही क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे। अब जो पृथ्वी के बीचों बीच होती है, कभी आपने मैथ में पढ़ा हो कि अर्धवृत्त जो होता है या आधा गोला जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी के जो बीच की रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह रहे हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। यानी कि पृथ्वी पर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सरल सी परिभाषा है। यानी पृथ्वी पर जो रेखाएं, इनको आड़ी रेखा भी कह सकते हैं, जो आड़ी रेखा है, या काल्पनिक रेखाएं जो है, या आड़ी रेखाएं, या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचे या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचे, ऐसी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 डिग्री। इसलिए इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये इसके 3 नाम हो गए। कितने नाम हो गए? 3 नाम। या पृथ्वी के जो बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को विषुवत रेखा कहेंगे, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी को अगर आप 2 पार्टों में बांटते हैं तो पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आधा गोला है, यानी कि अर्धवृत्त बना, और नीचे वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त बना। इसका मतलब आगे ऊपर आप इतने और जो अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आप 1-1 डिग्री के अंतराल से ऐसी अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो कितनी खींच सकती हैं? 90 अक्षांश रेखाएं आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं और 90 नीचे की तरफ खींच सकते हैं। तो पहली बात तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये उत्तर दिशा का एक हिस्सा, ये दक्षिण दिशा का एक हिस्सा, तो इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर का जो हिस्सा होता है पृथ्वी का, उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और दक्षिण का जो हिस्सा होता है इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में जो उसका एक हिस्सा होता है पृथ्वी का, उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में जो हिस्सा होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब एक अर्धगोले में आप पता है 90 डिग्री का कोण बन सकता है। तो हम ऐसे ऐसे जब इसमें ऊपर की तरफ रेखाएं खींच सकते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होती है, बाकी आपको टोटल काउंटिंग पता होना चाहिए। 1-2 हम बना लेते हैं, 2 ऊपर इंपॉर्टेंट होती हैं और 2 ही नीचे इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको हम नाम दे देते हैं। क्या क्या है ये? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है 23 सही 1/2, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है 23 सही 1/2। 1 से स्टार्ट होंगी, 1 से ही 90 तक ऊपर जाएंगी, 1 से ही 90 तक नीचे आएंगी। और ऊपर जब आप जाएंगे तो ऊपर जो हिस्सा होता है इसमें एक होता है 66 सही 1/2, और नीचे दक्षिण में भी आएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? 66 सही 1/2। अब इनके नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या क्या इनके होते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 जो होता है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी हम डिटेल सब अभी पढ़ने वाले हैं। कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 को कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 यानी इसको कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहेंगे इसको? मकर रेखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा है, परीक्षाओं में ये टपकी आती है, यानी पूछा ही इनको जाता है। अब 66 सही 1/2 उत्तरी गोलार्ध में। अब थोड़ा सा आप याद रखेंगे आप वर्ल्ड का एक नक्शा, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़े तो नक्शा बहुत जरूरी होता है। नक्शा हमारे पास होना चाहिए। विदाउट नक्शे के कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी चीजें इनके बारे में पढ़ना है। तो उत्तरी गोलार्ध में 66 सही 1/2 जो अक्षांश रेखा होती है ये आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। कहां से? आर्कटिक महासागर से होकर, तो इसलिए इसको आर्कटिक रेखा कहा जाता है। क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत। ठीक है, व्रत भी कहेंगे। व्रत क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। 66 सही 1/2 ये अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है, तो इसको कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत क्या कहेंगे? अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक रेखा 66 सही 1/2। अब सीधा आपका क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 को क्या कहेंगे? तो कर्क रेखा कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 को क्या कहेंगे? तो मकर रेखा कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 66 सही 1/2 को आर्कटिक रेखा कहा जाता है या आर्कटिक व्रत कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 66 सही 1/2 को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। इनके नाम तो दोस्तों आपको पता है कैसे पढ़े कि आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती, इसलिए इसको आर्कटिक व्रत कहते हैं। ये अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरती, इसलिए इसको अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। सीधे से नाम होते हैं। अब इनकी काउंटिंग देखिए जरा आप। काउंटिंग अगर आप देखें तो आपने देखा कि यहां से लेकर हम 0 डिग्री से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कहां तक 90 तक खींच सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है। ऐसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे भी कितनी होंगी? 90 होंगी, यानी टोटल कितनी हो गई? 180 हो गई। कितनी हो गई? 180। ठीक है, काउंटिंग गिनते जाना। अभी तीनों तरीके से 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं, तीनों मैं आपको बताने वाला हूं। 0 डिग्री को और जोड़ दे तो अब कितनी हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं। कितनी हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं। अब
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 180 है। अब अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और काउंट कर लें तो कितनी हो गई? 181 हो गई। अब दोस्तों एक बात जरा आप समझना, जैसे मान लीजिए ये ढक्कन है, ये इस तरीके से, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पर ये तो हुआ आपका, ये पूर्व दिशा हो गई और इधर कौन सी दिशा हो गई? ये पश्चिम दिशा हो गई, इस तरफ। अब यहाँ से अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से इधर रेखा खींचे तो यहाँ से आप खींचेंगे तो इसके चारों तरफ रेखाएं खींचेंगे, यानी कि ये क्या होती है? गोल होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक व्रत या व्रत, है ना, अक्षांश व्रत भी इनको कहा जाता है। अब व्रत वाली कंडीशन में क्या होगा? व्रत वाली कंडीशन में एक कंडीशन आपकी बनती है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री खींची जाती है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर जो 0 डिग्री वाली रेखा खींची जाती है वो रेखा नहीं होती, बिंदु होती है मात्र, क्योंकि आप यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, लेकिन आखिरी पॉइंट में जब आप कोई रेखा नहीं खींच पाएंगे तो वो मात्र एक बिंदु के रूप में दिखाई देगी। ऐसे ही दक्षिण में बिंदु के रूप में दिखाई देगी, यानी 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में बिंदु वाली रेखाएं होती हैं। इसलिए इनको हम अक्षांश व्रत, यानी कि ये गोला नहीं बनाती, मात्र क्या बनाती है? बिंदु बनाती है। जैसे आप 89 पे जाएंगे तो 89 वाली तो ऐसे करके गोल हो जाएगी पूरी पृथ्वी पर, लेकिन 90 वाली मात्र एक बिंदु पर रहेगी। तो इस तरीके से अगर आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश व्रत कितने होते हैं, कुल अक्षांश व्रत आपसे पूछा जाए तो 179 कुल अक्षांश व्रत होते हैं। कितने होते हैं? 179, क्योंकि जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, तो उनको अक्षांश रेखाएं तो कहेंगे, लेकिन अक्षांश व्रत उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बिंदु होते हैं वो व्रत नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं। यानी पृथ्वी गोल होती है, ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा होती है, इधर पूर्व इधर पश्चिम होती है, और अक्षांश रेखा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि पृथ्वी के जो बीचों बीच की रेखा उसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23/1/2 को कर्क रेखा कहते हैं, 66/1/2 को आर्कटिक रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23/1/2 को मकर रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 66/1/2 को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अब इनकी अन्य विशेषताएं क्या होती हैं भाई, किस काम में ये आती हैं, या ऐसा क्या इनका विशेष मैटर होता है? तो विशेष बात दोस्तों ये है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये ताप का निर्धारण करती हैं। किसका? ताप का निर्धारण करती हैं, यानी कि पृथ्वी के। अब ये ताप का निर्धारण कैसे होता है तो कटिबंध हम स्पेशल पढ़ेंगे। इसके बाद सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है उससे कटिबंध क्लियर होता है। पहले हम रेखाओं को क्लियर करेंगे और इनकी क्या आवश्यकता है वो सारी चीजें हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश रेखाओं की अन्य क्या विशेषताएं होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो होती है दोस्तों ये समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर, यानी 2 अक्षांश रेखाएं या 3, जितनी भी अक्षांश रेखाएं सब समांतर, यानी 1 डिग्री के अंतर पे होती है। यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है, या 1 डिग्री बराबर आप कह सकते हैं 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में। 1 डिग्री, क्योंकि आपको पता है अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होगा तो ऊपर 90 तक आप जा सकते हैं। एक डिग्री के डिफरेंस पे आप ऊपर जाएंगे तो 1 से लेकर 90 तक आप जा सकते हैं, और 1 डिग्री या इनके 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर होती है, और ये समांतर होती हैं। दूसरी बात आपसे ये पूछ सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं या पश्चिम से पूर्व की तरफ ये खींची जाती हैं, और ये कैसी होती है? समांतर होती हैं, और इनकी बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जब हम देशांतर रेखाओं से इनकी तुलना करेंगे तो वहां आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लियर करेंगे, कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारी परीक्षाओं में, कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं। स्पेशल ज़्यादा रेखाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, यानी 1/23/1/2 उत्तरी गोलार्ध में, 1/23/1/2 दक्षिणी गोलार्ध में, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं। अब थोड़ा सा हम एक झूठा साचा एक नक्शा बना लेते हैं वर्ल्ड का, जिसमें आपको कम से कम समझ में आए कि भाई ऐसी कंडीशन बनती है। आपको पता है 7 महाद्वीप होते हैं, और अगर आप जनसंख्या का भार देखें
तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ 0 डिग्री से ऊपर अधिकतर जनसंख्या की जो आबादी है वो उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में आबादी कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा सा महाद्वीप है, अफ्रीका का अधिकतर हिस्सा जो होता है ऊपर भी जाता है, कुछ नीचे भी आता है। ऐसे ही जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इधर यहाँ कोने में लास्ट में पड़ेगा, उसका भी कुछ हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे है। तो अधिकतर जो आबादी है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि अधिकतर देशों की संख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो 23.1/2 यानी कि कर्क रेखा क्या है, 23.1/2 यानी कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। सीधा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए बड़े बड़े स्तर की परीक्षा, देखिए आजकल तो सब आप चपरासी की परीक्षा दे लो, चाहे कलेक्टर बनने की परीक्षा दे लो, सारी परीक्षाएं बराबर होती हैं। सभी में लगभग कंपटीशन एग्जाम जो होता है वो लगभग काफ़ी हद तक एक जैसा हो चुका है और स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ चुका है परीक्षाओं का। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, हमें तैयारी बराबर करना है। तो 23.1/2 यानी कर्क रेखा आपसे पूछा जाएगा कि भाई किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। अगर आप एक नक्शा लें और नक्शे में आप क्या करें, 23.1/2 के हिसाब से आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और जिन देशों से होकर ये गुजरती है उन देशों को उन लाइन पे आप, यानी उन्हीं देशों से होकर आप नक्शे में एक लाइन खींच लेंगे। विदाउट नक्शे के पढ़ाई नहीं होगी भाई, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि जियोग्राफी में नक्शा बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर यहाँ से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा नक्शा आपको बना के बता देता हूँ वर्ल्ड का। ये भारत हो गया, भारत के बाद ये पूरा का पूरा ये एशिया महाद्वीप हो गया। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको पड़ेगा, ये एशिया के ऊपर यहाँ आपका यूरोप वगैरह पड़ता है, ये यूरोप हो गया ऐसे करके। इसका जो रूस वाला हिस्सा है ये एशिया में ही आता है। इसके बाद यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद, अफ्रीका के बाद यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पड़ेगा आपको उत्तर अमेरिका और नीचे की तरफ आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। तो ऐसे करके देशों की काउंटिंग की जाती है। 23.1/2 यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो होती है दोस्तों, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि किन देशों से होकर गुजरती है। आपको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर करना ही है तो दोस्तों आप प्लीज़ एक वर्ल्ड जियोग्राफी का एक नक्शा खरीद लीजिए। देशों को मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से देश हैं, आप नक्शे में उनको मिला लेना और अच्छे से क्लियर कर लेना कौन कौन से देशों से होकर कर्क रेखा या 23.1/2 रेखा गुजरती है। ठीक है, छोटा सा एक चित्र फिर से बना लेते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का भी हमें पढ़ना है। और ये 23.1/2 यानी कि कर्क रेखा है और ये 23.1/2 दक्षिणी गोलार्ध में यानी ये मकर रेखा है। तीनों से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा या 23.1/2। सबसे पहले हम चलेंगे पूर्व दिशा से, और पूर्व दिशा में कहाँ से चलना है हमें, एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से से। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर एक जो देश पड़ता है उसका नाम है ताइवान। क्या है, ताइवान। सबसे पहले कौन सा, इधर से। भाई दिशाओं का क्रम भी पूछ सकते हैं कि पश्चिम से कौन सा देश पड़ेगा पहले या पूर्व से कौन सा पड़ेगा, तो ये तो प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। ताइवान सबसे पहले आपका पड़ेगा यहाँ से ताइवान। ताइवान के बाद आता है चीन के बाद जो दोस्तों देश आता है उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के बाद आता है बांग्लादेश के बाद आता है भारत। ठीक है, ताइवान पड़ेगा, चीन पड़ेगा, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पूरी कंडीशन आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से ताइवान पड़ेगा सबसे पहले, फिर चीन पड़ेगा, चीन के बाद म्यांमार आएगा, म्यांमार के बाद बांग्लादेश आएगा और फिर क्या आएगा, भारत आएगा। भारत के बाद आप उधर जाएंगे तो फिर आपको पड़ेगा ओमान। क्या पड़ेगा, ओमान। भारत से आप इधर जाएंगे तो गुजरात से आगे जब जाएंगे तो क्या पड़ेगा, ओमान पड़ेगा। और बीना, मध्य प्रदेश में बीना जो आगा सोद में जो तेल रिफाइनरी है वो भारत और ओमान की संयुक्त परियोजना है, अगर आपने एमपीजीके में पढ़ा हो तो। ओमान के बाद आएगा संयुक्त अरब अमीरात,
इसके बाद आएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद आएगा यहाँ पर मिस्र, मिस्र। ये एशिया महाद्वीप के देश हो गए सारे के सारे। ये कौन से महाद्वीप के देश हैं? एशिया महाद्वीप के देश हैं ये सारे के सारे। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर है? तो ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है और क्या है? सऊदी अरब है। एक सीधी लाइनिंग में अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी या वर्ल्ड के नक्शे में देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। मिस्र के बाद लीबिया, लीबिया, नाइजर, लीबिया, नाइजर, नाइजर के बाद अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, मारितानिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में, इससे आपका क्लियर भी हो रहा होगा। पश्चिमी सहारा यानी पश्चिम में चले गया, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद आता है बहामास, बहामास चप्पल का ऐड जो करता है सलमान खान, बहामास वही देश है। ये अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत द्वीप है बहामास। बहामास के बाद आता है कौन सा? मैक्सिको। कौन सा आएगा? मैक्सिको। ठीक है, तो ये दोनों देश इससे बाहर हैं और ये सारे के सारे देश किस महाद्वीप के हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। किस महाद्वीप के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। अब टोटल काउंटिंग अगर आपसे पूछी जाए कि टोटल काउंटिंग क्या है, टोटल काउंटिंग यानी कितने देश कर्क रेखा पर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने देश हैं? 17 देश कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, यानी कि 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। मिस्र, लीबिया, नाइजर अफ्रीका, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। विश्व में सबसे अधिक महाद्वीप देशों वाला महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप होता है। और बहामास, मैक्सिको ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो होती है कर्क रेखा ये कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 17 देशों से होकर गुजरती है। एक बार नक्शे में आप इनको अच्छे से देखना और क्लियर करना तो आपका ये आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में ये आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हो, मात्र आपको नक्शे में देखने की जरूरत है। इसके बाद कर्क रेखा से भारत के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो होती है वो भारत के मध्य से और अपने मध्य प्रदेश के भी मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से और मध्य प्रदेश के भी मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। या भारत के उष्ण कटिबंध में या गर्मी पड़ने का रीजन या मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ने का जो रीजन होता है वो क्या होती है? कर्क रेखा होती है। तो भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। 5 राज्य में सबसे पहले आप पश्चिम से स्टार्ट करें तो गुजरात, क्या आता है? गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ऐसे करके जो 5 राज्य होते हैं, 5 राज्य यानी कि कर्क रेखा जो होती है वो भारत के 5 राज्यों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से या मध्य प्रदेश के या भारत के मध्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इनकी कई सारी ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी। ट्रिक्स क्या होता है? ट्रिक्स एक रट्टा मारने वाली चीज़ होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकली अगर आप
आप क्लियर करेंगे ना तो पूरी सारी चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से क्लियर होगी। और आप अगर छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं करना चाहते हैं तो आपको रटना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ को समझना है। यानी कि आप क्या करेंगे, एक जियोग्राफी का नक्शा देखेंगे, उसमें भाई कर्क रेखा को आप सीधा मिलाओ ना कि मध्य प्रदेश के या भारत के मध्य से गुजरती है तो क्या क्या कंडीशन इससे होकर गुजरेगी। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो ये कर्क रेखा से हमारा जो मैटर होता है ये क्लियर होता है। अब कर्क रेखा के बाद हमें भूमध्य रेखा देखना है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा या इसी को हम विषुवत रेखा कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। और आपने कभी एक क्वेश्चन पढ़ा है कि भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है, अगर इससे ये भारत होगा यहाँ पर तो कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी आपने एक क्वेश्चन अगर इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 876 किलोमीटर की दूरी पे इसका मतलब भारत से ये होकर नहीं गुजरती। भारत से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा ओनली भारत से होकर गुजरती है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहां से होकर गुजरती है तो ये हमें देखना है, तो हम पूर्व से ही क्लियर करेंगे। कहां से, पूर्व से। तो सबसे पहले पड़ता है दोस्तों किरबाती, क्या नाम है, किरबाती, किरबाती देश। किरबाती के बाद पड़ता है इंडोनेशिया, किरबाती के बाद क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, किरबाती, इंडोनेशिया, 2 देश सीधा आप रटेंगे। और ये भारत के नीचे से, यानी भारत के नीचे से भारत की ये स्थिति है। अब भारत के नीचे यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है। यहाँ आप देखेंगे तो नारियल के आकार का क्या है, श्रीलंका है। और श्रीलंका के बाद यहाँ पर ये काफ़ी जो बड़े द्वीप समूह होते हैं, इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इधर यहाँ पर पड़ता है किरबाती, यहाँ पर पड़ेगा आपका किरबाती। किरबाती के बाद ये क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया के बाद भारत के इस तरफ एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, मालदीव। क्या नाम है, मालदीव। तो ये मालदीव पड़ेगा यहाँ पर, किरबाती, इंडोनेशिया और क्या पड़ेगा, मालदीव। किरबाती, इंडोनेशिया, मालदीव। मालदीव के बाद दोस्तों फिर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। तो दोस्तों अब देश पड़ेगा कौन सा, सोमालिया। कौन सा देश पड़ेगा, सोमालिया। यानी किरबाती, किरबाती के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद पड़ेगा कौन सा, सोमालिया। किरबाती, इंडोनेशिया, मालदीव और कौन सा दोस्तों, सोमालिया। सोमालिया के बाद पड़ेगा दोस्तों केन्या, केन्या। केन्या के बाद पड़ेगा युगांडा, युगांडा। इसके बाद लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। और जो अगला देश है, लोकतांत्रिक हटा देंगे, ओनली क्या पड़ेगा, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया, किरबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और कौन सा है, ओनली कांगो गणराज्य। इसके बाद दोस्तों पड़ेगा गेवान, गेवान। गेवान के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट देश पड़ेगा, गेवान के बाद फिर ब्राजील, ब्राजील। ब्राजील के बाद अब ये यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप खत्म हो जाता है। गेवान के बाद ये अफ्रीका महाद्वीप खत्म, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सोमालिया, केन्या, युगांडा, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, गेवान। गेवान पे जाकर अफ्रीका महाद्वीप खत्म, अब ब्राजील आ गया, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा आ गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद कोलंबिया, कोलंबिया और इसके बाद आता है इक्वेडोर। कौन सा है, इक्वेडोर। तो इस तरीके से इतने सारे जो देश होते हैं वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से, किरबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ते हैं, ये सारे के सारे देश मालदीव तक। इसके बाद सोमालिया, केन्या, युगांडा, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य और गेवान, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं यहाँ तक। अफ्रीका के बाद ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व के देशों की संख्या है कितनी, 12। अब इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भारत से एक क्वेश्चन इसका बनता है कि विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो 876
किलोमीटर भारत से इसकी दूरी है। कितनी है? 876 किलोमीटर भारत से इसकी दूरी है, किसकी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 यानी कि कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा से भी भारत का कोई संबंध नहीं है, मात्र आपको इतना याद करना है कि कौन कौन से देश जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि 23.1/2 जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। और मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या कौन कौन सी है या कौन कौन से देश इससे होकर गुजरते हैं? तो सबसे दक्षिण में यानी कि कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया। इधर पूर्व की तरफ से देखेंगे तो क्या पड़ेगा? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है। इसके बाद सीधा आप जाएंगे तो सिर्फ सीधा अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है और उसका एक देश पड़ता है मेडागास्कर। क्या पड़ेगा? मेडागास्कर। ठीक है, तो इस पे तो कम ही देश है क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है जहां पर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर जो है वहां पर देशों की संख्या कम है क्योंकि आबादी उत्तरी गोलार्ध में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के बाद अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम देश, कौन से देश आएंगे? दक्षिणतम देश यानी कि मोजाम्बिक ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, मोजाम्बिक। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, एबी डिविलियर्स वाला देश दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका के बाद पड़ेगा बोत्सवाना, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना के बाद आपको पड़ेगा नामीबिया। ये हो गए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के देश। कौन कौन से हो गए? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। अफ्रीका महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। 54 देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप के अंतर्गत हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अभी भी आपने देखा कि तीनों रेखाओं में सबसे ज्यादा जो देश पड़ रहा है वो कौन से महाद्वीप के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। इसके बाद जाते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश। दक्षिण अमेरिका में आएगा आपका पराग्वे के बाद आएगा ब्राजील के बाद आएगा चिली, विश्व की तांबा राजधानी चिली। तो इतने सारे जो देश होते हैं वो मकर रेखा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। आप नीचे से देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नक्शे में देखेंगे तो आपको यहाँ सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद मेडागास्कर, फिर अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, यानी मेडागास्कर से ही अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। मेडागास्कर द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ा हटके। इसके बाद मोजाम्बिक के बाद दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया जाएगा, फिर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, तो पराग्वे, ब्राजील और चिली। इस तरीके से दोस्तों ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनसे हमारा सारा मैटर क्लियर होता है। अब अक्षांश रेखाओं का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको परेशान करे, यानी कि ये सारी चीजें मैंने अक्षांश रेखाओं से आपको बता दी है। अब देशांतर रेखाओं के साथ इनकी तुलनात्मक कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो अब देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये अक्षांश रेखाओं के बारे में था जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब देशांतर रेखाएं थोड़ा सा आप देखिए, देशांतर रेखाएं भी क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं, जैसे आप पृथ्वी एक बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये पृथ्वी हो गई। इधर की दिशा आपको पता है, इसको क्या कहेंगे? पूर्व। इसको क्या कहेंगे? पश्चिम कहेंगे। ऊपर की दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर। और नीचे की दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण। ये नीचे की दिशा हो गई। ठीक, इसके बाद जो होता है पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरीके से उत्तर से जो दक्षिण की तरफ खींची जाती है इसको देशांतर रेखा कहते हैं, और इस देशांतर रेखा को हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहेंगे? ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा को ही कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा।
क्या कहेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा। यानी कि जो रेखाएं, देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या हो गई, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ या ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर दक्षिणी गोलार्ध पे जाके खत्म हो जाती है। इस तरीके से ऐसे खींची जाती है। अगर आप एक काल्पनिक थोड़ा सा एक और चित्र बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी इस तरीके से स्टार्ट होंगी, ऐसे उत्तरी गोलार्ध से स्टार्ट होंगी और दक्षिणी गोलार्ध पे जाके समाप्त हो जाएंगी, ऐसे करके इस तरीके से होती हैं ये। तो इनको क्या कहेंगे आप, अक्षांश, इनको देशांतर रेखा कहेंगे। अब देशांतर रेखा जो होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। किस तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। अब ये भी पृथ्वी को 2 पार्टों में बांटती है। इसको हम कहते हैं क्या, पूर्वी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये पूर्व वाला हिस्सा है। और इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध, या पश्चिमी देशांतर भी आप कह सकते हैं और इसको पूर्वी देशांतर भी आप कह सकते हैं। ये पूर्वी देशांतर हो गया इधर का हिस्सा और इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। अब इनमें और अक्षांश रेखाओं में अंतर क्या होता है, तो अक्षांश रेखाएं आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं इधर खींची जाती हैं, यानी कि अक्षांश रेखा जो होती है पूर्व से। डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। यहाँ पर अक्षांश रेखा देख लीजिए और ये क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। देशांतर रेखाएं जो होती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये समांतर होती है, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। और ये समांतर नहीं होती, ये समांतर नहीं होती, क्योंकि ये बीच में क्या होती हैं, बीच में चौड़ी होती हैं और ऊपर से जाके एक ही बिंदु से स्टार्ट होती है और बीच में जाके इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये समांतर नहीं होती। समांतर यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं बराबर होती हैं और ये बराबर नहीं होती हैं। इनके जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। और ये कहाँ पर होती है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, यानी भूमध्य रेखा पर। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी तो दूर यहाँ से दूरी ये बढ़ाएगी और अधिकतम इनके बीच की दूरी कहाँ पर होती है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा होती है, वहाँ 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, जिसको हम 111.32 किलोमीटर कहेंगे, या इसी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। यानी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इनमें तुलनात्मक तरीके से ये आप कह सकते हैं, ये पूर्व से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण होती है, ये समांतर होती है, समांतर नहीं होती है, बराबर होती है, बराबर नहीं होती है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर सभी के में बराबर होती है। और इनमें इनके बीच की दूरी जो होती है वो सभी जगह बराबर नहीं होती है। इनके बीच की अधिकतम दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर जो होती है, जिसको हम गोरे कहते हैं, ये कहाँ होती है, सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। अब देशांतर रेखाओं का यूज क्या होता है भाई, देशांतर रेखाएं आखिर होती क्या है और ऐसा वैज्ञानिकों ने क्यों किया है, कि इसकी क्या आवश्यकता हमें लगी है। तो देशांतर रेखाएं जो होती है दोस्तों ये करती हैं समय का निर्धारण। किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो होती है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे ऐसे पृथ्वी जो होती है घूमती है, ठीक है। अब ये जो रेखाएं हम किस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ से खींच रहे हैं, यानी कि इस तरफ से जब खींचेंगे तो इन रेखाओं में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इन रेखाओं में परिवर्तन, जैसे हमने उनकी संख्या के बारे में पढ़ा था कि भाई 181, 180, 179 जो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आप इस तरफ जाएंगे ना तो ऐसे करके टोटल आप जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींचते जाएंगे, यानी कि लास्ट वाली जो अक्षांश रेखा होगी इसको हम कहेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ये जो लास्ट वाली जो रेखा होगी इसको हम कहेंगे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और वास्तव में जो 180 और 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा होती है, ये अपने आप में एक ही रेखा होती है। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहेंगे, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। अब इसमें होता क्या है, आप जैसे मान लीजिए हम 2-3 अक्षांश देशांतर रेखा इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब देशांतर रेखाएं ये होती है ग्रीनविच जो रेखा है आपकी, यानी कि भूमध्य जो इसके
0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये इसका जो हिस्सा है इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। और जैसे ही एक देशांतर रेखा को क्रॉस करती है तो यहाँ पर 4 मिनट का समय जो होता है ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। कितने मिनट का समय बढ़ता है, 4 मिनट का समय बढ़ता है। और हमें पता है कि टोटल कितनी है, 180 है पूर्व की तरफ। अब अगर इसमें आप 4 का गुणा कर दो तो कितना हो गया, 18 चौके 72 यानी 720 मिनट हो गए। और 60 का भाग दे देंगे तो 12 6 72 यानी कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप पूर्व की तरफ जब जाते हैं और जब आप 180 देशांतर क्रॉस करते हैं तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक कितने घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे। यानी इस तरफ क्या होता है, समय बढ़ता है। पूर्वी गोलार्ध में जो होता है वो समय बढ़ता है। अब पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो माइनस का क्या होगा, 4, -4 होगा, -4 होगा और -4 होगा। ऐसे ही टोटल वहां पर भी कितने 180 हैं, तो 180 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 720 मिनट बनेंगे। 60 का भाग देंगे तो कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। यानी पश्चिम में भी कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। यानी इस कंडीशन से और इस कंडीशन के बीच में डिफरेंस होता है कितने का, 1 दिन का। क्योंकि 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर यानी 24 घंटे हो गए और 24 घंटे यानी कितना, 1 दिन। अब पूरा गोला आपको पता है कि पूरा गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का, 360 डिग्री का। अब पूरी पृथ्वी जब एक बार ऐसे करके घूम जाती है तो 360 डिग्री घूम जाती है। यानी कि पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे यानी कि 360 डिग्री घूमती है। तो कितना समय तय कर लेती है, 24 घंटे का समय तय कर लेती है। अब भारत के बारे में अगर जिक्र करें तो भारत देखिए यहाँ पर इसको आप भूमध्य रेखा बना लीजिए, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये कर्क रेखा मान लीजिए, ये कर्क रेखा हो गई। तो भारत जो आता है ना यहाँ पर इस कंडीशन में है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। जब ये समय बढ़ता जाता है तो विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। कितने समय जोनों में, 24 समय जोन में बांटा गया है। और भारत में जो समय जोन आता है यानी भारत में जो मानक समय लिया गया है वो 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा। अब आपको पता है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है और ये पूर्वी देशांतर में है। अब पूर्वी देशांतर में है तो भाई यहाँ पूर्वी देशांतर ही तो लगेगा। यानी 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा जो है इससे भारत का मानक समय लिया गया है। अब ये भारत का मानक समय जो है वो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच जो रेखा है उस ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है। तो अगर आप 82/1/2 को जैसे मान लीजिए 82 है, एक देशांतर रेखा पे 4 मिनट का समय बढ़ता है तो 4 का आप इसमें गुणा कर दीजिए। कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 8 32 यानी कितना हो गया, 328। और 2 मिनट और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अब आप इसमें 60 का भाग दीजिए, 6 पंजे 30 यानी 5/1/2। यानी भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से या ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा अधिक है। कितना है, 5.5 घंटा अधिक है। यहाँ से अगर आप देखें तो भारत से जो 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा जिससे भारत का मानक समय लिया गया है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अधिक है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम जो होती है यूनाइटेड किंगडम में है। अब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन वगैरह जो आते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी लंदन से अगर भारत के समय की तुलना करें तो हम कितना आगे चलते हैं, उससे 5.5 घंटे आगे चलते हैं। यानी अगर मान लीजिए वहां पर दिन के 12 बज रहे होंगे तो अपने यहाँ कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्योंकि हमारा समय जो है वो उससे 5/1/2 घंटे अधिक है। कितना है, 5/1/2 घंटा अधिक है। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है भारत का, अगर आप नक्शा देखें इस तरीके से, ऐसा भारत का नक्शा होता है, ऐसे करके ये भारत का नक्शा है ये। अब यहाँ यूपी पड़ता है तो जैसे ही ऐसे आता है तो सबसे पहले यूपी में आता है यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पूर्वी जिला जो है सिंगरौली, इससे होकर 82/1/2 यानी भारत की जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है यानी कि समय वाली जो रेखा है वो मध्य प्रदेश के कौन से एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, तो सिंगरौली से। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़ के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आपको पड़ेगा उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ऐसे करके
भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा जिससे भारत का मानक समय लिया गया है, ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है, मिर्जापुर नाम की जो जगह है वहां पर। और ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा अधिक है और भारत के 5 राज्यों से। इलाहाबाद निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया है तो वो तो यूपी में है। एक राज्य तो आपका क्लियर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जब नीचे आएगी तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद जो बंगाल की खाड़ी उससे होकर आगे गुजर जाती है। तो इस तरीके से ये भारत का मानक समय इससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में प्रैक्टिकली, अगर आप समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके बारे में थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, पूर्वी देशांतर रेखा जो है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है? तो वेरिंग जल संधि, एक जल संधि है, वेरिंग जल संधि या वेरिंग स्ट्रेट भी आप इसको कह सकते हैं। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वेरिंग जल संधि के समांतर है, यानी कि जैसे ये इस तरफ से ऐसे गुजरती है ना, जैसे ये, तो ऐसे ही वेरिंग जल संधि पड़ती है, ऐसे यहाँ से इस तरफ। और 180 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरिंग जल संधि हो गया, इसके बाद आर्कटिक सागर, क्या हो गया? आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर के बाद दोस्तों पड़ता है चुक्सी सागर। कौन सा है? चुक्सी सागर। चुक्सी सागर से होकर गुजरता है। चुक्सी सागर के बाद प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो इनसे होकर ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस किस से होकर गुजरती है? वेरिंग जल संधि से। वेरिंग जल संधि के तो ये समांतर है, आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर और प्रशांत महासागर से होकर ये गुजरती है। अब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा की। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जिसको हमने कहा है कि इसको आप 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं और इसी को आप प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखाएं किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड से ये स्टार्ट होती है। कहाँ से? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बाद नॉर्वे देश के पास में एक सागर पड़ता है जिसको हम कहते हैं नॉर्वेनियन सागर। क्या कहेंगे? नॉर्वेनियन सागर। ठीक है, यानी ग्रीनलैंड हो गया। इसके बाद क्या होगा? नॉर्वेनियन सागर होगा। इसके बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद होता है स्पेन, स्पेन के बाद क्या आता है? फ्रांस। ये सब यूरोप महाद्वीप के देश हैं। नॉर्वे भी यूरोप महाद्वीप में आता है, लेकिन नॉर्वे जिसको हम अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं वहाँ उसके पास में ही सागर पड़ता है, नॉर्बियन सागर। ग्रीनलैंड तो देश है, ग्रीनलैंड देश है। ग्रीनलैंड, नॉर्बियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस के बाद अल्जीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का आ गया। अल्जीरिया, अल्जीरिया से होकर हमने पढ़ा था, अल्जीरिया से होकर जो होती है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा भी गुजरती है अल्जीरिया से, ये हमने पढ़ा था, अभी आप क्लियर कर लेना। अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद जो दोस्तों नेक्स्ट देश आता है वो माले आता है। माले, माले के बाद बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद आता है घाना, घाना। इसके बाद आता है दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इतने सारे देशों से होकर जो होती है ये रेखा गुजरती है यहाँ से। यानी यहाँ से अगर आप क्लियर करें तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद नॉर्बियन सागर जाएगा, नॉर्बियन सागर, नॉर्बियन सागर के बाद क्या जाएगा? ब्रिटेन जाएगा, ब्रिटेन के बाद यहाँ पर क्या जाएगा? फ्रांस जाएगा, फ्रांस, स्पेन, स्पेन के बाद क्या आएगा? फ्रांस आएगा, फ्रांस के बाद यहाँ पर अल्जीरिया, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना भी यहीं आ जाएगा और यहाँ पर आकर इसको कहेंगे हम अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। यहाँ से अगर आप क्लियर करें तो क्या है? ग्रीनलैंड, नॉर्बियन सागर आ गया, ब्रिटेन आ गया, स्पेन आ गया, फ्रांस आ गया, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो और घाना आ गया। और यहाँ आके
ये दक्षिण अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और दक्षिण अटलांटिक महासागर जहाँ पर होगा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य अंश देशांतर और शून्य अंश अक्षांश दोनों कहाँ पर काटती हैं, तो दोनों काटती हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे काटती हैं? अटलांटिक महासागर में। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो अटलांटिक महासागर में ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल सा मैटर था जिसमें हमने पढ़ा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। और दोस्तों अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आप जियोग्राफी का बहुत सारा हिस्सा आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा तो उसके बाद आपको ताप कटिबंध अच्छे से समझ में आएंगे, हवाओं का चलना, हवाओं की गतियों के बारे में जो ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में समझ में आएगा। तो आपको दोस्तों जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, महासागरों के बारे में जो पढ़ते हैं उनके अंतर्गत जो भी अभिक्रियाएं होती है, ज्वार भाटा वगैरह जो होता है, वो सारी चीज़ें यहीं से आपकी अच्छे से क्लियर होंगी। तो आपको एक बार अच्छे से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्लियर करना है। और जितने भी सारे देश मैंने आपको बताया आप नक्शे में एक बार उनको देखें और नक्शे के हिसाब से आप सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा प्रयास था ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेके। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का मैटर बताने वाला हूँ। इसी से जुड़ी सारी चीज़ें जो होगी हम सारी की सारी मैटर पढ़ेंगे और अच्छे से पूरा क्लियर करेंगे दोस्तों। इससे डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आप अगर अच्छे से पढ़ के उसका एक नोट्स तैयार कर रहे हैं या आप अपने स्तर से आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश।